हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 19 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 18 अगस्त 2021। तो आज की वर्कशीट में हम रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे, इनको हल कैसे करते हैं वो जानेंगे, रैखिक समीकरण बनाते कैसे हैं वो जानेंगे, इनका मानक रूप क्या होता है वो जानेंगे। ठीक है, तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे अभी एक न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर आप हो तो पुराने स्टूडेंट लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन की जो नोटिफिकेशन होती है, जब वीडियोस डलती है तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि टर्म 1 आने वाला है आपका, है ना, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं, इसी वीक आपको चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज की वीडियो भी मिल जाएगी, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, मतलब टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट आसान वर्कशीट है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। देखो, यहाँ पर आपको बोला कि एक रैखिक समीकरण अगर हम देखें जो एक चर वाली होती है, तो वो कौन सी होती है। उदाहरण के तौर पे उन्होंने आपको एक ये दिया समीकरण, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ही चर है एक्स, माना वो लिखा दो बार है लेकिन है तो एक ही चर ना एक्स। तो रैखिक समीकरण एक चर वाली वही समीकरण होती है जिसमें एक चर हो, साथ साथ जिसके उस चर की घातांक जो है वो एक ही हो। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर दो जगह x लिखा है, पर इन दोनों जगह x की घातांक एक ही लिखी है, एक है ना, एक। तो ये रैखिक समीकरण हो गया एक चर वाला। ठीक है, अब अगर आप इसकी ये वाली साइड देखो तो इसको हम बोलते हैं LHS। क्यों? क्योंकि आप आपके लेफ्ट साइड पे, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो देखो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, और अगर आप ये वाली साइड देखो ना तो इसको बोलते हैं RHS, क्योंकि आपकी राइट वाली साइड। तो इसमें तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही देख के पता चल रहा है, ये लेफ्ट साइड पे है तो LHS, ये राइट साइड पे है तो RHS। अब बात आती है बीच में जो ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसी से ये हमारी एक समीकरण बनी है। ठीक है, नहीं तो ये एक व्यंजक ही रह जाती अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं होता तो। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम इनको हल कैसे कर सकते हैं। तो देखो, इनको वैसे तो हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक हम क्या कर सकते हैं, जिसका भी हमारे को मान निकालना हो ना, उसके आगे पीछे से आप क्या करो, सारी संख्याएं हटा दो जितनी भी है। तो जब भी आप एक संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष लेके जाते हो, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष या फिर बाएं पक्ष से दाएं पक्ष लेके जाते हो, तो हमेशा साइन बदलते हो, हमेशा बदलना है। प्लस का अगर कोई एक संख्या लेके जा रहे हो तो वो दूसरी साइड जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस की लेके जा रहे हो तो प्लस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई की लेके जा रहे हो तो डिवाइड की हो जाएगी, और डिवाइड की लेके जा रहे हो तो मल्टीप्लाई की हो जाएगी। अगर आपने ये एक छोटा सा कंसेप्ट को याद रख लिया और अपने माइंड में सेट कर लिया, तो आप क्या करोगे, कोई भी समीकरण आपको मिल जाए आप उसे बहुत आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें आपको यही बता रखा है कि समीकरण को हल कैसे करते हैं। चलिए अब जानते हैं हम कैसे हल करते हैं। आपको एक उदाहरण दिया है यहाँ, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 4। तो देखो, जैसे जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया, मैं बिल्कुल वैसा वैसा ही कर रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मुझे यहाँ पर x एक चर दिख रहा है और मुझे इसका मान निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ, इसका मान निकालना है ना, तो इसके आगे पीछे से सारी संख्याएं हटा देती हूँ। कैसे? सबसे पहले 9 हटाऊंगी, तो 9 यहाँ प्लस का, इसको दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा। याद रखिएगा, दूसरी साइड पे 4 पहले से ही लिखा हुआ है, तो वो पहले ही लिखा जाएगा। जो चीज पहले लिखी है वो तो पहले ही लिखी जाएगी। 9 तो उसके बाद आ रहा है ना, तो उसके पीछे मैंने यहाँ -9 कर दिया, +9 था तो माइनस हो गया। तो अब आ गया मेरा 2x इज इक्वल टू -5। क्यों? क्योंकि छोटे में से अगर हम बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस का साइन लगता है। ठीक है, अब आप पे ये बचा, पर आपको तो x का मान निकालना है, तो ये 2 यहाँ पर गुना का है, इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, -5/2। सिर्फ 3 स्टेप्स किए हैं हमने, सिर्फ 3 स्टेप, और हमारा आंसर निकल गया। बस यही याद रखो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। ठीक है ना आसान। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस खुद से करने के लिए दिए, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। पहला आपसे कह रहा है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो देखो यहाँ लिखते हैं 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो देख के ही हमें पता चल रहा है हमें x का मान निकालना है। तो ऐसा करते हैं, पहले 9 को हटाते हैं, तो 9 यहाँ पर है माइनस का, इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो 16 में 9 को प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा, आएगा ना 25। अब ये 7 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड का बन जाएगा, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये लो हमारे x का मान निकल गया, निकल गया ना। चलिए बी पार्ट करते हैं। यहाँ पर बी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। पहले पार्ट लिख लेते हैं फिर करते हैं। देखो ये है, आप देखो LHS और RHS दोनों में ही x लिखा है,
है ना, एक एक पद है ना x का, ऐसा करते हैं x वाले जितने भी पद है उनको एक साथ रख लेते हैं और जिनके साथ x नहीं है उन्हें एक साथ कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, इस 3x को इधर ले आई तो ये माइनस का हो गया, इस 9 को उधर ले गई तो ये माइनस का हो गया। ये याद रखिएगा, जो जहां पर है वो पहले लिखा जाएगा। जैसे RHS में आप देखो 5 लिखा था तो 5 पहले लिखा जाएगा, 9 पीछे आएगा उसके। ठीक है, कई बार हम 9 पहले लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है ना, चलिए 5x में से 3x गया तो 2x, 5 में से 9 गया तो -4, तो x का मान कितना आ गया, -4 डिवाइडेड बाय 2, कट किया तो x का मान -2 निकल के आ गया। क्लियर, चलिए आ जाते हैं हम अपने सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में हमसे कह रहा है 15/4 - 7y = 9 है, ये है आपके पास। तो y का मान निकालना है, ऐसा करते हैं y को दूसरी साइड ले जाते हैं और 9 को इधर ले आते हैं, तो 9 माइनस का हो जाएगा और 7y प्लस का हो जाएगा दूसरी साइड जाके। अब देखो 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, लेकिन मैं इन्हें घटा नहीं सकती हूँ, क्यों, क्योंकि इनके हर एक जैसे नहीं है। तो पहले इनके हर एक जैसे बना लेते हैं फिर। तो हर एक जैसे बनाने के लिए मैंने क्या किया, 9/1 में 4 से इंटू कर दिया, अंश में भी और हर में भी, ये 7y ऐसी है। ठीक है, तो 15/4 माइनस का यहाँ पर आ गया 36/4 और यहाँ पर आ गया 7y। अब देखो 15 में से 36 को माइनस करोगे तो आपको पता ही है माइनस में आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि आप छोटे में से बड़े नंबर को माइनस करो, तो आया 21, 21 ही आया ना। लेकिन माइनस का 21 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ और 7y, 7 जो है y के साथ मल्टीप्लाई का है तो इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा नीचे, तो 4 भी डिवाइड का था, 7 भी डिवाइड का हो गया। ठीक है ना, अच्छा यहाँ से तो 7 हट जाएगा ना फिर। ठीक है, अब देखो -21, आप चाहो तो कट कर लो, वो आसान हो जाएगा कट करके। तो अगर मैं इसको कट करूंगी तो ये 3 पे कट हो रहा है ना, तो -3/4 इज इक्वल टू y, ये लो आपका आंसर निकल के आ गया। y का मान निकलना था, निकल गया y का मान। क्लियर, चलिए एक और पार्ट है वो भी देख लेते हैं। x/2 7 + 7/2 = 9/2, यही है। तो x/2 ऐसी है, अब यहाँ पर आ गया 9/2 - 7/2, क्योंकि ये प्लस का था दूसरी साइड आके ये माइनस का हो गया। इनके हर तो पहले से ही एक जैसे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2, 9 में से 7 गया तो 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ से मेरा x का मान कितना निकल गया, 4/2, कट किया तो मेरा x का मान यहाँ से निकल के आ गया है 2। क्लियर, तो समीकरण जब बनी हुई थी तो आपको हल करना आ गया, उन्हें कैसे हल करना है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ हमसे क्या कहा जा रहा है, x + y = 150 दो चरों वाली रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। दो चरों वाली रैखिक समीकरण को हम मानक रूप में ax + by + c = 0 इस तरह लिख सकते हैं, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b शून्य नहीं है। देखो यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, x + y = 150, कह रहा है x + y = 150 है, तो आप देख रहे हो उसमें दो चर है, एक x और एक y। तो ये रैखिक समीकरण जरूर है, क्योंकि जो ये चर है इनके घातांक एक है दोनों की ही, x की भी और y की, तो रैखिक समीकरण तो है, लेकिन ये दो चर वाले हैं। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं ना, उनका मानक रूप ये होता है, ये रहा, हम उन्हें इस रूप में लिखते हैं, जहां पर आपके पास a, b और c जो है वो वास्तविक संख्या है। कई बार इस पे एमसीक्यू आ जाता है कि इस मानक रूप में a, b और c क्या है, कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या परिमेय संख्या होंगी। तो आपको आंसर पे टिक करना है वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसमें a और b आपका 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप पता चल गया क्या होता है। अब हम एक चर वाली का देखते हैं। तो एक चर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ax + b = 0 एक चर वाली रैखिक समीकरण है, जहां पर a और b जो है आपके क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं और a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक नई चीज यहाँ क्या सीखने को मिली है कि जो ये ax + b है, ये आपके पास एक चर वाली है, आप इसे दो चर वाली बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, ax देखो दूसरा चर नहीं है, तो दूसरे चर को आप 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 0 × y, तो डॉट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये b ऐसी है और y अचर तो ऐसे ही रहेगा, बन गई। तो देख लो आपने कितनी आसानी से एक चर वाली रैखिक समीकरण को दो चर वाली रैखिक समीकरण के रूप में लिख दिया ना। चलिए एक उदाहरण से भी देख लेते हैं। तो आपको एक चर वाली एक रैखिक समीकरण ये दे रखी है, 4 - 3x = 0। तो दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप ये है, ax + by + c = 0। ax मतलब x वाला पद, तो वो दे रखा है मुझे -3x, पहले वो ही लिखते हैं। माइनस साइन साथ ले जाना मत भूलिएगा, कई बच्चे भूल जाते हैं और गलत हो जाता है।
ठीक है। अब y वाला तो यहाँ है ही नहीं, तो 0 इंटू वाई कर दिया, और c की जगह अचर तो वो 4 दे रखा है, इजिकल टू 0। ये लो, हमने एक चर वाली रैखिक समीकरण को दो चर वाली रैखिक समीकरण बना दिया है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं करने के लिए, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, पहले में महिमा की आयु रेखा की आयु की दुगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाली रैखिक समीकरण लिखिए। देखो यहाँ दो लड़कियां दे रखी हैं, महिमा और रेखा, इनकी आयु में संबंध दे रखा है। आपको क्या करना है, इसे रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है, दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, करेंगे कैसे वो देखो यहाँ पर। तो मान लो, माना दोनों जने थे, दोनों की आयु मान लेते हैं, तो माना महिमा की आयु कितनी है, x मान लो। ठीक है, और दूसरी कौन थी, रेखा। रेखा की आयु को क्या करो, y मान लो। अब अगर हम अपने क्वेश्चन के अनुसार देखें, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ देखें, तो महिमा की आयु रेखा की आयु से दुगनी थी, तो लिख दो फिर। लो, हो गई दुगनी। दुगनी मतलब दो से गुना करना ना, तो गुना कर दिया मैंने दो से। लेकिन आपको इसे रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है, तो ये प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू 0। लो, बन गई। जो रैखिक समीकरण आपको चाहिए वो रैखिक समीकरण यहाँ पर निकल गई, दो चर वाली। क्लियर, चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन 2 में हमसे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए रैखिक समीकरणों को मानक रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए, बी और सी का मान बताइए। देखो आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपको कुछ समीकरण दिए हैं, पहले इनको मानक रूप में लिखिए और उसके बाद ए, बी, सी का मान बताइए। करेंगे कैसे वो देखिए। पहला है आप पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1.15, यही है। तो अगर हम मानक रूप देखें, तो मानक रूप हमारे पास होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0, यही है। आप देखो ये रहा मानक रूप। ठीक है, अब इसको इसी रूप में लिख देते हैं। तो ए एक्स, अच्छा बी वाई है, वाई लिखो यहाँ, तो 2x आ जाएगा प्लस का 3y। अब देखो 1.15 उस साइड प्लस का है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये आपका हल। लेकिन इसमें आपको एबीसी का मान भी बताना है, तो मान किस किस का बताना है, ए का, बी का और सी का। तो ए वाला मान कौन होगा, जो एक्स के साथ लिखा है, बी वाला जो वाई के साथ लिखा है, और सी वाला जो आपके पास अचर है। ये लो, आंसर आ गया। क्लियर, चलिए बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में कह रहा है -2x इजिकल टू 5y। तो सबसे पहली बात तो मानक रूप लिखते हैं। तो मानक रूप है मेरे पास ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इजिकल टू 0। तो ए एक्स मतलब कि माइनस का 2x, अब 5y दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और सी नहीं है तो 0 इंटू में सी लिख दो इजिकल टू 0। अब अगर हम यहाँ पर मान देखें, तो a का मान -2 है, माइनस का साइन मत भूलिएगा, b का मान -5 है, क्योंकि यहाँ प्लस है, पर हमारे समीकरण में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और c का मान 0 है। क्लियर, चलिए सी पार्ट पे आ जाते हैं। तो सी पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, y-2 इजिकल टू 0। तो पहले मानक रूप लिखते हैं। तो मानक रूप है आपके पास ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इजिकल टू 0, यही है। तो चलो लिखते हैं। अब यहाँ देखो आप x नहीं है, तो आप 0 इंटू एक्स लिख लो, y की जगह 1y, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। c की जगह -2 दे रखा है। अब अगर हम मान निकालें, तो a का मान 0 है, b का मान 1 है, और c का मान -2 है। क्लियर, चलिए लास्ट डी पार्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू -4 है। तो अगर हम इसका मानक रूप देखें, तो मानक रूप होता है हमारे पास ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स की जगह 1x, बी वाई की जगह -7y। अब देखो माइनस का 4 है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम इनके मान देखें, तो ए, बी और सी, तो इनके मान मैं नहीं निकाल रही हूँ, क्यों, क्योंकि इनके मान आप मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को एक बार पॉज कर दीजिए, फटाफट से देखिए ए, बी और सी का क्या मान आया, और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या क्या आंसर आया। बहुत आसान है, अब तो आप बता पाओगे। ऊपर के 3 क्वेश्चन आप समझ के आए हो, 3 पार्ट। ठीक है, तो जब आप कमेंट करें, तो साथ में जो लाइक वाला बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए।
ठीक है, वीडियो नहीं खत्म हुई अभी, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन रह रहा है वर्कशीट का, ठीक है ना। तो पॉज करके जब आप कमेंट कर लो ना तो वापसी देखना है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ आपसे कह रहा है नीचे दिए गए समीकरणों को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपको एक एक चर दे रखे हैं, दो चर में व्यक्त करना है, जैसे भी हम ऊपर एक उदाहरण करके आए हैं। तो x इजिकल टू -5 है, देखो तो a पार्ट है x इजिकल टू -5, तो मानक रूप मेरे पास क्या होता है, मानक रूप होता है मेरे पास ax प्लस का by प्लस का c इजिकल टू 0। ठीक है, तो ax तो इसका मतलब 1x, अब y वाला तो है ही नहीं यहाँ पर, तो 0 इंटू वाई कर देंगे। और c देखो ये -5 है, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो +5 इजिकल टू 0। तो जो समीकरण हमें चाहिए थी वो आ गई। ठीक है, b वाला देखते हैं, y इजिकल टू 3 है, इस बार y दे रखा है, x नहीं दे रखा। तो अगर हम मानक रूप देखें तो वो हमारे पास है ax प्लस by प्लस का c इजिकल टू 0। अब x नहीं है तो 0 इंटू एक्स कर दिया। ठीक है, y की जगह 1y हो गया, और c देखो 3 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3 इजिकल टू 0। आ गई ना, रैखिक समीकरण हो गई ये दो चर वाली। ठीक है, तो c पार्ट देखते हैं, 5 इजिकल टू 2x। तो मानक रूप अगर हम यहाँ पर देखें तो वो हमारे पास होता है ax प्लस का by प्लस का c इजिकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप ax तो 2x हो जाएगा, अब y वाला तो नहीं है तो 0 इंटू वाई। अब देखो ये 5 यहाँ प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी रैखिक समीकरण दो चर वाली। ठीक है, चलो डी पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है शायद हमारे पास ये, 3x प्लस 2 इजिकल टू 0। तो अगर हम इसका मानक रूप देखें, पहले अपनी रैखिक समीकरण जो दो चर वाली होती है वो होता है हमारे पास ax प्लस का by प्लस का c इजिकल टू 0। ठीक है, अब ax की जगह तो 3x है, y वाला पद नहीं है तो 0 इंटू वाई। अब c पहले से ही इधर लिखा है तो प्लस का ही 2 आएगा, गलती से भी -2 मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो इसी के साथ आसान सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, उम्मीद करती हूँ आपने इसका आंसर अभी तक कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया होगा मेरे को चेक करने के लिए, है ना, कि मेरे को चेक करना है आपने सही किया है नहीं किया। जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया है जल्दी से कमेंट कर दीजिए, साथ साथ जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझे। थैंक यू।